गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका जो सिलेबस का एक यूनिट है उस यूनिट का ये आखिरी टॉपिक बच रहा है जिसमें हमने म्यूटेशंस को, प्लाज्मिड को, इन सब को पढ़ा। वहाँ आपने एक नाम और देखा था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसमें हमने प्लाज्मिड कवर करे थे पिछले लेक्चर में, और ये आखिरी पार्ट है उस यूनिट का। इसके साथ वो यूनिट कंप्लीट होती है। तो इस यूनिट में हम ये कंसिडर करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डीएनए का नेचर क्या है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन कहा जाता है, उनका जेनेटिक्स यानी उनका इनहेरिटेंस पैटर्न यानी उनका वंशानुगतिक क्रम क्या है, उनका दूसरे जीनोम के साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन जो है वो अल्फा प्रोटेरोबैक्टीरियम, उनके जीनोम से काफ़ी मिलता जुलता है। तो माना जाता है कि एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू ये अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम ही कालांतर में माइटोकॉन्ड्रिया में तब्दील हुए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू। बट यहाँ इसका जिक्र करने का मतलब ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होगा वो बैक्टीरियल जीनोम से काफ़ी सिमिलर है, और इसी चीज़ ने एंडोसिम्बायोसिस जो थ्योरी थी उस थ्योरी का सपोर्ट किया। जैसे बैक्टीरिया की तरह ही माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है, लीनियर बहुत कम, ना के बराबर होगा। सर्कुलर फॉर्म में ये डीएनए रहेगा, ट्रिपल सी कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। दूसरा, इनका जो साइज है वो भी बैक्टीरिया के मोर और लेस इक्विवेलेंट है। तीसरा, ये भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तरह मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट रह सकते हैं, प्लाज्मिड की तरह मल्टीपल कॉपीज में हो सकते हैं। इनका जो साइज है वो अलग अलग स्पीसीज में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज अलग अलग हो सकता है। अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स को कंपेयर करें तो इन जनरल एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसका जो साइज़ है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का बहुत छोटा होता है, और प्लांट्स में ये काफ़ी बड़ा होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग और ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनमें तकरीबन 16 केबी मतलब किलो बेस, केबी के आसपास का इसका साइज़ होता है। लेकिन अगर आप प्लांट्स के केस में बात करें तो प्लांट किंगडम में जैसे यीस्ट को भी कंसिडर कर ले तो 80 केबी 85 केबी के आसपास इसका साइज है, और कुछ प्लांट्स में तो 200 केबी प्लस इसका साइज है। तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या ये साइज का जो वेरिएशन है उस वेरिएशन के प्रपोर्शन में इनमें प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में जीन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा? ऐसा नहीं है। तकरीबन अरेबिडोप्सिस में देखा गया है, जो कि एक मॉडल प्लांट है, उसके माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में तकरीबन 31 प्रोटीन को स्पेसिफाई करने वाले जीन्स, ठीक है, और ह्यूमन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है वो 13 प्रोटीन्स को स्पेसिफाई कर रहा है। तो कहने का मतलब कोई सिग्निफिकेंट गैप है नहीं इनमें। तो फिर साइज बड़ा क्यों है? उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। स्पेसर डीएनए, नंबर ऑफ इंट्रॉन्स, साइज ऑफ इंट्रॉन्स, ये सारी जो सीक्वेंसेस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, उनका नंबर एनिमल्स माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। इस वजह से प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज यूजुअली एनिमल माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, जैसे आप यहाँ पे इस टेबल में इस साइज को देख लेते हैं। अरेबिडोप्सिस थेलियाना में तकरीबन 370 केबी के आसपास का साइज है। सैक्रोमाइसीस सर्विसी, दैट इज द यीस्ट, इसमें तकरीबन 85 केबी का साइज है। होमोसेपियंस, ह्यूमन बींग्स में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज तकरीबन 16-17 केबी के आसपास ही है, और ड्रोसोफिला में 19.5 या 20 के अप्रॉक्सीमेट। कुकुरबिटेसी मेलो अगर आप देखें, जो कि एक प्लांट है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली का, तो उसमें 2400 केबी का साइज मिलेगा।
इसका मतलब हो गया 2.4 MB का साइज मिलेगा, मेगा बेस साइज मिलेगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन. दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि जैसे हमने कोडोन्स के बारे में हम जानते हैं कि 64 कोडोन्स होते हैं, उनमें 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं और बाकी 61 किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं. और हम पढ़ते हैं कि वो नियरली यूनिवर्सल है, 100% वो यूनिवर्सल नहीं है. मतलब अगर कोई एक कोडोन है वो यीस्ट में अमाइनो एसिड X को स्पेसिफाई कर रहा है तो वो ह्यूमन बीइंग में भी अमाइनो एसिड X को ही स्पेसिफाई करेगा, प्लांट में भी वो अमाइनो एसिड X को ही स्पेसिफाई करेगा. लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में ये देखा गया है कि वो कुछ कोडोन्स ऐसे हैं वहाँ पर जो कि यूनिवर्सल कोड की तरह काम नहीं करते हैं. जैसे UGA यूनिवर्सली ये स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है, लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में ये किसकी तरह काम करेगा? ट्रिप्टोफान की तरह. इसी तरह से AGA एंड AGG यूजुअली वो आर्जिनिन बनाया करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडोन की तरह बिहेव करेंगे. तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल स्टॉप कोडोन कितने हो गए? 4. 2 स्टॉप कोडोन UAA एंड UAG तो होंगे ही होंगे, और UGA यहाँ पर स्टॉप कोडोन ना बनाकर क्या बना रहा है? ट्रिप्टोफान बना रहा है. तो वो जो यूनिवर्सल 3 स्टॉप कोडोन होते हैं उनमें से एक कम हो गया और उसके बदले में AGA और AGG स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं. तो 2 + 2 कितने स्टॉप कोडोन्स हो गए? 4 स्टॉप कोडोन्स हो गए. ये बड़ी काम की बात है. हालांकि प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया के केसेस में ऐसी सिचुएशन का क्लैरिटी नहीं है. कुछ साइंटिस्ट ये रिसर्च का मुद्दा बना हुआ है उनके लिए. और ये चौथा जो कोडोन है AUA वो यूजुअली आइसोल्यूसिन को स्पेसिफाई करता है, लेकिन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में ये मिथ्योनिन को स्पेसिफाई करता है. तो ये एक जो जेनेटिक कोड है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियर जेनेटिक कोड के कंपैरिजन में डिफरेंट हो सकते हैं. यूनिवर्सल कोड से वो डिफर कर जाते हैं, जिनमें ये 4 लिस्टेड कोडोन हैं. इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा. अच्छे लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें से कई बार इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है. इवन CSIR NET JRF का जो एग्ज़ाम होता है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका वेटेज 4 मार्क्स का था. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, है ना. गेट एग्ज़ाम आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में गेट एग्ज़ाम देंगे जो IITs कंडक्ट करवाती हैं, उनमें भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स क्या क्या करते हैं? जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये यूजुअली 13 प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं ह्यूमन बींग्स में. अगर ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में बात करें तो ये जो 13 प्रोटीन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मैकेनिज्म से रिलेटेड 13 प्रोटीन को स्पेसिफाई करेंगे. और ध्यान रखिए कि इन सभी जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा. क्यों होगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसका डिसेंडेंट माना जाता है? बैक्टीरिया का. प्रोकैरियोटिक सेटअप है, तो उनके पास अपना खुद का राइबोसोम है, उनके पास अपने खुद के tRNA हैं. तो जितने भी tRNA चाहिए होंगे माइटोकॉन्ड्रियल जीन के एक्सप्रेशन के लिए, वो सारे tRNA कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. इसी तरीके से वो rRNA भी बनाएगा. कौन कौन से? 16S और 12S rRNA. ठीक है. प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में 16S और 12S rRNA तो बनेंगे ही बनेंगे, एडिशनली वो 5S rRNA और बनाता है. ओके. और डिफरेंस ये है, प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया में जितने tRNA चाहिए होंगे अपने जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए, वो सारे tRNA वो खुद नहीं बनाता है. कुछ tRNA न्यूक्लियस से एनकोडेड होते हैं. तो जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियस से एनकोडेड हैं वो साइटोप्लाज्म में होंगे और साइटोप्लाज्म से उनको इंपोर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया में भी लाना पड़ेगा. तो इस तरीके से प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो कुछ tRNA हैं उनकी जो रिलायबिलिटी है
वो किस पर रहेगी? न्यूक्लियस पर रहेगी। तो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंस रहती है प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के जीन एक्सप्रेशन के लिए। इसके अलावा जितने भी कुछ प्रोटीन्स हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोमल प्रोटीन्स, ट्रांसलेशन फैक्टर्स, ये सभी न्यूक्लियर जीन से एनकोडेड होते हैं। तो आप देखिए कितना बेहतरीन एक सेटअप है कि कुछ काम न्यूक्लियर जीन ने किया, कुछ काम माइटोकॉन्ड्रियल जीन ने किया, और दोनों ने मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के कंप्लीट फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं टीसीए साइकिल के जो जीन्स हैं, उनके जो जीन्स होंगे वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होंगे, वो हैं न्यूक्लियर जीन्स, और वो एंजाइम्स बना के वो एंजाइम्स कहाँ एंटर कर जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का मैप, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि टीआरएनए के जीन्स को ग्रीन कलर में और पर्पल कलर में कुछ प्रोटीन जीन्स को और आरआरएनए को स्लाइट ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये यीस्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, और उसमें एटीपीएज की सब यूनिट नंबर 9, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज सेकेंड, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज थर्ड, साइटोक्रोम बी, ये सब आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये सारे के सारे एटीपीएज साइटोक्रोम सी किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, और उनके सारे जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यीस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में खुद में ही प्रेजेंट होंगे, उनके जीनोम में प्रेजेंट होंगे। ओके, अब बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट जीनोम का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन एंडोसिम्बाइसिस से हुआ, माना जाता है क्लोरोप्लास्ट का भी ओरिजिन ब्लू ग्रीन एल्गा के एंगल्फमेंट की वजह से हुआ है, एंडोसिम्बाइसिस की वजह से हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसमें भी प्रोकैरियोट्स की तरह सर्कुलर डीएनए मिलना चाहिए, और मिलता भी है, और वो मल्टीपल कॉपीज में होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के कंपैरिजन में क्लोरोप्लास्ट जीनोम बहुत बड़ा होता है। ये तकरीबन 100 to 200 kb के आसपास होगा, और इसमें जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो 13-31 के आसपास ना होकर के 150 के आसपास जीन्स होंगे। तो कहने का मतलब है क्लोरोप्लास्ट जीनोम इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। और यहाँ पर ये कई सारी ऑर्गेनिज्म हमने लिए हैं, जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट जीनोम सिर्फ प्लांट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे प्रोटिस्ट के तौर पे यूग्लिना ले लिया है, रेड एल्गी में पोरफायरा होता है, उसका एग्जाम्पल हमने लिया है, ग्रीन एल्गा क्लोरेला, मार्केंशिया ब्रायोफाइटा, टोबैको डाइकॉट आ गया, जियामेज या कॉर्न क्या आ गया? मोनोकोट आ गया, और पाइनस हमने किसको ले लिया? जिम्नोस्पर्म को। तो तकरीबन पूरा प्लांट किंगडम का एक एक रिप्रेजेंटेटिव हमने लिया है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोर और लेस 120 to 190 के आसपास की केबी के आसपास की रेंज है जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए का साइज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये जो साइज है वो काफ़ी बड़ी है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के कंपैरिजन में। क्लोरोप्लास्ट जीनोम भी प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड और दूसरी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स है वो एनकोड करते हैं। ये भी आरआरएनए बनाते हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। 3 आरआरएनए बनाएंगे, 23S, 16S और 5S। ओके, इसके अलावा ये टीआरएनए बनाएंगे, तकरीबन 30 के आसपास के नंबर ऑफ टीआरएनए बनाएंगे, और राइबोसोमल प्रोटीन्स तकरीबन 40 के आसपास ये बनाएंगे, जो कि क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम को बनाने में काम आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये पॉइंट नोट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, चाहे फोटोसिस्टम फर्स्ट हो, सेकंड हो, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए, उनमें इन्वॉल्व तकरीबन 50 के आसपास प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट जीनोम खुद ही डिजाइन करता है, बनाता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कौन से फंक्शन के लिए कितने जीन्स है, जो आपको टेबल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसको इत्मीनान से देखिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है कि रुबिस्को की बेसिकली 2 सब यूनिट होती है। रुबिस्को माने राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज।
ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, बिसफॉस्फेट क्यों बोलते हैं इसको, बाईफॉस्फेट क्यों नहीं बोलते, या डाईफॉस्फेट क्यों नहीं बोलते? देखिए फ्रेंड्स, अगर एक ही कार्बन पे दो फॉस्फेट हैं तो हम उसको बाई या डाईफॉस्फेट कहते हैं। बिसफॉस्फेट का मतलब है दो अलग अलग कार्बन पर एक एक फॉस्फेट है। तो टेक्निकली ये रुबिस्को क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, यानी इसमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। ये जो रुबिस्को है ये धरती पे मिलने वाले सबसे ज़्यादा प्रोटीन में इसका नाम है, और ये बेसिकली दो टाइप के सब यूनिट से बनता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट होती है वो क्लोरोप्लास्ट का जीनोम खुद स्पेसिफाई करता है, यानी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही बनेगी, उसका जीन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, वहीं उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, वहीं उसका ट्रांसलेशन भी होगा। लेकिन जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका जीन न्यूक्लियर जीनोम में है, तो वो उसका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। फिर वो वहाँ से जो mRNA वो कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद में उसका स्मॉल सब यूनिट का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बनेगा, और फिर वो प्रोटीन लीनियर मूवमेंट में वो रुबिस्को के जो क्लोरोप्लास्ट के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनसे होता हुआ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आएगा, और यहाँ लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट दोनों मिलेगी और कंप्लीट रुबिस्को बनेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि न्यूक्लियर, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर, यू बैक्टीरियल, माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट जीनोम में क्या क्या सिमिलरिटी है। जैसे जीनोम को अगर हम देखें तो सभी का जीनोम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना हुआ है, और यूकैरियोट्स के केस को छोड़ दिया जाए जिसमें कि डीएनए लीनियर होता है, बाकी सब में मोर और लेस सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक जीनोम के साथ में एसोसिएटेड होंगी, बाकी किसी के साथ नहीं होंगी। साइज जैसा हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन, ये दो टाइप के इंट्रॉन्स होते हैं जो हम बाद में कंसिडर करेंगे। ये इंट्रॉन्स लगभग सभी में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नॉन यूनिवर्सल कोडोन के कहाँ देखने को मिलेंगे, नॉन यूनिवर्सल कोडोन आपको माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है वो इनिबिट करेगा, किसको इनिबिट करेगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को, बैक्टीरियल जीनोम को इनिबिट करेगा। और जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जीनोम भी उससे मिलते जुलते हैं, इसलिए वो उनको भी इनिबिट करेगा, उनके जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको भी वो इनिबिट करेगा। अब फाइनली हम बात करते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट जीनोम और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, इनका ओरिजिन कैसे हुआ होगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ से मल्टीपल टाइम्स नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना है। हमें क्या हुआ था, माना जाता है जो एवोल्यूशनरी स्टडीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए जो थ्योरीज डेवलप हुई वो ये थी कि एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल ये कभी पुराने ज़माने में अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम जो कि एरोबिक नेचर का था उसको एंगल्फ कर गई, एंडोसाइटोज कर गई, और ये धीरे धीरे एंडोसाइटोज अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम ज़्यादातर तो मारे गए लेकिन कुछ बच गए और वो कालांतर में माइटोकॉन्ड्रिया में तब्दील हो गए। अब ये जो प्री यूकैरियोटिक सेल बनी थी इसने साइनोबैक्टीरिया को एंगल्फ कर लिया, ब्लू ग्रीन एल्गा को एंगल्फ कर लिया, यानी सेकंड एंडोसाइटोसिस स्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और धीरे 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 ये जो साइनोबैक्टीरिया जो एंगल्फ हुआ था अगर वो बच गया तो धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में तब्दील हो गया। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ओरिजिन किसका हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का, बाद में किसका ओरिजिन हुआ, क्लोरोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है वो एक अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम है, रिकेट्शिया प्रोवोज़ास्की। उस रिकेट्शिया प्रोवोज़ास्की की जो जीनोम साइज है और जो उसका नेचर है उससे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम काफ़ी हद तक मिलता है। तो माना जाता है कि ये जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम जिसको एंगल्फ किया गया था वो हो न हो रिकेट्शिया से मिलता जुलता या रिकेट्शिया ही रहा होगा,
लेकिन कुछ कंक्रीट कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में पास्ट में तो जा नहीं सकते, इसलिए हमारा 100% कंफर्मेशन कभी नहीं रह पाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फाइनली हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डीएनए का वंशानुगति कैसे होता है। देखिए ये बड़ा सिंपल सा केस है कि ज़्यादातर केसेस में, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, ज़्यादातर केसेस में यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है। क्यों यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है? क्योंकि जो दो गैमेट हैं, मैटरनल गैमेट और पैटर्नल गैमेट, तो मैटरनल गैमेट जिसको एग बोला करते हैं वो ही माइटोकॉन्ड्रिया को कैरी करता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैटरनल इनहेरिटेंस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मदर से ही आएगा। प्लांट्स में कुछ केसेस में ये पैटर्नल इनहेरिटेंस भी शो करता है, जो कि जिम्नोस्पर्म में कॉमन है और कुछ एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलती है। इवन कुछ प्लांट्स जिनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कुछ केसेस में बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस का भी प्रूफ सामने आया है क्लोरोप्लास्ट डीएनए के सेंस में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम कैसा इनहेरिटेंस शो करता है? मैटरनल। और क्लोरोप्लास्ट डीएनए ये मैटरनल भी कर सकता है, पैटर्नल भी कर सकता है, और कुछ केसेस में ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस शो ना करके बाई पेरेंटल यानी मदर और फादर दोनों के ही क्लोरोप्लास्ट संतति में या प्रोजेनी में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ज़्यादातर केसेस में ऑप्शन में अगर यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल दोनों हो तो आपको किसको क्लिक करना है? यूनिपेरेंटल को। ठीक है, और यूनिपेरेंटल में भी मेनली किस पे ध्यान देना है? मैटरनल इनहेरिटेंस पे। ओके, तो ये इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को हमने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।